Hello, in this lecture video, we are going to study about filtration sterilization. In the previous videos, we have already discussed about thermal methods and radiation method of sterilization. तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे another type of sterilization which is filtration sterilization. तो स्टेरिलाइजेशन जैसा कि अब हम सब जानते हैं, स्टेरिलाइजेशन मीन्स अपने प्रोडक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। अब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर सकते हैं, उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट में से, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा कंप्लीटली फ्री होगा किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन क्या है? ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अपने लिक्विड मटेरियल, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है ये सिर्फ यूज होता है फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड मटेरियल। क्योंकि सॉलिड्स को हम फिल्टर नहीं कर सकते, लिक्विड और गैस को हम फिल्टर कर सकते हैं, तो ये मेथड सिर्फ एप्लीकेबल होएगा फॉर लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल्स। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अपने लिक्विड मटेरियल को हम लोग फिल्टर मीडियम में से पास करेंगे। लिक्विड उसमें से फ्लो करके नीचे पास हो जाएगा, बट उसमें जो भी पार्टिकल्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट होगा वो फिल्टर मीडियम के ऊपर रह जाएगा, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इस वे से जो हमारे पास फिर फाइनल लिक्विड आएगा दैट इज टोटली फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, और हम बोल सकते हैं कि अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्टेराइल। मींस इसमें अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। तो ये वो प्रोसेस है जिसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो इस प्रोसेस में हम कोई भी हीट का यूज़ नहीं कर रहे। तो मीन्स कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो जो लिक्विड्स और गैसेस जो हीट सेंसिटिव है, मीन्स हीट के कांटेक्ट में आने से जो खराब हो जाएंगे, जो डिग्रेड हो जाते हैं, उनको स्टेरलाइज करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उनके केसेस में हम लोग थर्मल मेथड यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज थर्मल मेथड्स में क्या होता है, हम लोगों को टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा डिटीरियोरेट हो जाता है। बट इस केस में हम लोग उनको आराम से स्टरलाइज कर सकते हैं, बिकॉज हम कोई भी हीट अप्लाई नहीं कर रहे। सो ये जो मेथड है इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करता, बट सिंपली उन्हें रिमूव कर देता है। फिल्टर पेपर जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर जब हम लिक्विड को पास करते हैं, अगर लिक्विड में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है और लिक्विड हमारा नीचे पास हो जाता है, जो कि क्लियर लिक्विड होता है। तो सेम यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, उन्हें रिमूव कर देंगे बाय यूजिंग फिल्टर मीडिया। नाउ ये मेथड हम जनरली यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजिंग ऑफ एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस, वैक्सीन्स, इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस विच आर हीट सेंसिटिव। ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हीट के कांटेक्ट में आने से डिटीरियोरेट हो जाते हैं, तो इनको स्टरलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन मेथड। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे रिमूव करता है। वो सिंपल वही, हम एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे ऑफ डिज़ायर्ड पोर साइज़, एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे और वो फ़िल्टर लिक्विड को अपने आप में से पास होने देगा, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो पास नहीं होने देगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो अपने ऊपर रोक लेगा। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो लिक्विड हम नीचे कलेक्ट कर लेंगे दैट विल बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब ये जो फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे वो डिफरेंट मटेरियल्स का बना हो सकता है, उसके बेसिस पे हमने उन फ़िल्टर्स को नाम दिए हैं। जैसे कि अब पहले ये प्रोसेस देख लीजिए आप, जैसे ये फ़िल्टर मेम्ब्रेन है हमारी, ये जो आपको जाली दिख रही है, उसके ऊपर हमने डाला अपना टेस्ट सैंपल, जो हमारा लिक्विड होगा या गैस भी हो सकती है। ओके, तो लिक्विड जब हमने पोर किया, क्या हुआ, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स प्रेजेंट थे वो हमारे फ़िल्टर मेम्ब्रेन, फ़िल्टर मीडिया ने हमारे रोक लिए, और जो लिक्विड था वो फ्लो करके नीचे कलेक्ट हो गया, जिससे हम लोग बोलते हैं फ़िल्ट्रेट। दैट फाइनल लिक्विड, उसे हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो भी कंटामिनेशन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे वो ऊपर ही रह गए,
वो फ़िल्टर मीडिया को क्रॉस करके नीचे नहीं आए। तो इस वे से हमारी स्टरलाइज़ेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स कौन कौन से होते हैं? वन इज सीज फिल्टर। जो फिल्टर मीडिया है अगर वो एस्बेस्टोस पैड का बना हुआ है तो हम उसे बोलते हैं सीज फिल्टर। सेकेंड इज सिंटेड ग्लास फिल्टर। ये किसका बना होता है? ये बना होता है सिंटेड ग्लास डिस्क का। मेम्ब्रेन फिल्टर बना होता है सेलुलोज का। HEPA filter is made up of borosilicate glass fiber. Candle filter is made up of clay or mud, and Brickfield filter is made up of diatomaceous earth. अब कौन सा फ़िल्टर आपको सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन किस टाइप की है। ओके, जस्ट डिपेंडिंग अपॉन दैट हम वो फ़िल्टर मीडिया चूज़ करेंगे जिसका डिज़ायर्ड पोर साइज़ होगा अकॉर्डिंग टू द साइज़ रेंज ऑफ द कंटेमिनेंट्स। तो हम वो फ़िल्टर मीडिया यूज़ करेंगे। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को रिमूव करने के लिए हम फ़िल्टर पेपर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ जो सिंपल फ़िल्टर पेपर हमारी लैब्स में होता है उनका पोर साइज़ बड़ा होता है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज़म ईज़िली पास कर जाएँगे। तो इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट तो फ़िल्टर हुआ ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो उसमें थे वो ऐसे ही पास होके आ गए। तो इट मीन्स फ़िल्टर पेपर को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें कौन से फ़िल्टर यूज़ करने हैं जिनका पोर साइज़ इतना हो ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उनमें से मूव ना कर पाएँ और उसके ऊपर ही रुक जाएँ। तो जनरली मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर वो रहता है हमारा मेम्ब्रेन फ़िल्टर या सिंटेड ग्लास फ़िल्टर इन केस ऑफ लिक्विड। और गैस के केस में यू कैन से एयर के केस में हम यूज़ करते हैं HEPA फ़िल्टर। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ़िल्टर इज़ कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोसेलुलोज़। यस, सेलुलोज़ दैट मीन्स मेम्ब्रेन फ़िल्टर की बात हो रही है जिसका पोर साइज़ क्या रहता है 0.22 माइक्रोमीटर। अब देखो जो बैक्टीरिया होता है उसकी साइज़ रेंज रहती है 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर। और जो वायरस रहता है उसकी साइज़ रेंज होती है 20 नैनोमीटर टू 0.36 माइक्रोमीटर। मतलब वायरस का साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द कंटेमिनेंट्स हम चूज़ करते हैं कि कौन सा फ़िल्टर हमें यूज़ करना है। सो जनरली जो फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 0.22 माइक्रोमीटर जो कि सारे बैक्टीरियाज़ और स्पोर्स को रोक लेता है बट वायरस उसमें से क्रॉस कर जाता है क्योंकि वायरस का साइज़ बहुत ही स्मॉल रहता है इन नैनोमीटर। अब फ़िल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड्स जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये लिक्विड और गैस के केस में यूज़ करते हैं हम इस मेथड को। तो लिक्विड्स को फ़िल्टर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेलुलोज़ फ़िल्टर्स दैट मे बी सेलुलोज़ एसीटेट और सेलुलोज़ नाइट्रेट। इनके थ्रू हम अपने सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन को पास कर देंगे बाय अप्लाइंग वैक्यूम और लिक्विड हमारा फ्लो कर जाएगा और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उनमें प्रेज़ेंट होंगे वो हमारे सेलुलोज़ मेम्ब्रेन के ऊपर रुक जाएँगे। नाउ सेकेंड इज फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो इस केस में एयर की फिल्ट्रेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं HEPA फिल्टर्स जिसकी फुल फॉर्म रहती है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये वो फिल्टर्स हैं जो एयर में से ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं जिनका साइज़ 0.3 माइक्रोमीटर या इससे बड़ा हो। उसे ये रिमूव कर देते हैं और हमारी एयर को क्या कर देते हैं स्टेराइल एयर बना देते हैं। मतलब फिर फाइनल एयर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज HEPA फिल्टर। नाउ अब कौन-कौन से कॉमन फ़िल्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं उनको डिटेल में देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ डेप्थ फ़िल्टर। डेप्थ फ़िल्टर इसके एग्ज़ाम्पल रहती है HEPA फ़िल्टर। देखो 2 टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं, एक होते हैं डेप्थ फ़िल्टर, दूसरे होते हैं सरफेस फ़िल्टर। अब इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है वो आप इस पिक्चर से बहुत ईज़िली समझ सकते हो। जो डेप्थ फ़िल्टर रहता है इसका कोई पर्टिकुलर पोर साइज़ नहीं होता, बस ये इस तरह से बनाया जाता है कि ये पार्टिकल्स को रास्ते में ही रोक लेता है, इनट्रैप कर लेता है। सारे पार्टिकल्स सरफेस पे नहीं रुक जाते, कुछ पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं बट फ़िल्टर उनको कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाके रोक लेता है जस्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्टिकल साइज़ एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर डेप्थ फ़िल्टर।
वाइल ऑन द अदर हैंड सरफेस फिल्टर क्या रहता है, इसका एक पर्टिकुलर पोर साइज रहता है और ये सारे के सारे पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे ही रोक लेता है। पार्टिकल्स इसके अंदर मूव नहीं करते। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, all the particles, all the microorganisms that get stop only on the surface, they are not moving ahead. But in case of depth filter, particles जो बड़े साइज के थे वो सरफेस पे रुक गए, जिनका साइज स्मॉल था वो थोड़े आगे मूव कर गए, but depending upon their size they get stop inside the filter. This is called depth filter and surface filter. अब HEPA फिल्टर वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो एयर को फिल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो HEPA फिल्टर्स जनरली, जैसे हमने बात की, इट रिमूव्स 0.3 माइक्रोमीटर साइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एफिशिएंसी इसकी रहती है 99.97% और ये मोस्टली हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देता है। Now membrane filter which is used in case of liquids, most common type of filter जिसको हम use करते हैं for liquid sterilization। अब membrane filter बना होता है हमारा cellulose polymers का, like cellulose acetate, cellulose nitrate और polysulfone, इनका बना रहता है। और ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं ये हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स में अवेलेबल होते हैं, मतलब इनका पोर साइज डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो इनका जो पोर साइज रहता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है। अब आपको जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं 0.22 माइक्रोमीटर एंड 0.45 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन फिल्टर। Now, next is sintered glass filter. Now, this filter is made up of porcelain fused together to make porous mass. पोर्सिलीन। नाउ सिंटेड ग्लास फिल्टर बनता कैसे है, ग्लास लेके उसको ब्रेक करके वो जो ग्लास पार्टिकल्स रहते हैं हम लोग उनको फ्यूज़ करवाते हैं, दोबारा हीट करते हैं, उनको दोबारा फ्यूज़ करवाते हैं, ग्लास मेल्ट होता है और एक दूसरे के साथ वो बाइंड कर जाता है और वो जो मटेरियल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पोर्सिलीन। ओके, तो ये सिंटर ग्लास फिल्टर इस मटेरियल का बना होता है और इस फिल्टर को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। बस करना क्या होता है, एक बार आपने यूज़ कर लिया उसके बाद इसे अच्छे से वॉश करो, फिर इसे हॉट एयर ओवन या ऑटोक्लेव में रख के आप इसको स्टरलाइज करो और नेक्स्ट टाइम आप इसके यूज़ कर सकते हो। और ये फिल्टर जनरली यूज़ करते हैं हम लोग फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम्स। Now next is SEES filter. This filter is composed of compressed asbestos blended with wood cellulose. एस्बेस्टोस का बना रहता है हमारा सीज फिल्टर। इसका क्या ड्रॉबैक है, ये वन टाइम यूज़ फिल्टर्स है, आप इनको एक बार ही यूज़ कर सकते हो, एक बार यूज़ किया उसके बाद आपको इसे डिस्कार्ड करना पड़ता है, आप इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। और इनको यूज़ करने से पहले आपको इन्हें स्टरलाइज करना होता है बाय ऑटोक्लेविंग। नाउ ओवरऑल एडवांटेज देख लेते हैं फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन के। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इट इज़ सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। जो हीट के कांटेक्ट में लिक्विड्स ख़राब हो जाते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन मेथड। लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स कैन बी फिल्टर्ड रीजनेबली फास्ट। टाइम कंज्यूमिंग कम है ये प्रोसेस, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, जस्ट लिक्विड को फिल्टर के थ्रू पास करो, दैट्स ऑल। नाउ बोथ डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी रिमूव्ड। यस, इस केस में लिविंग ऑर्गन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोथ कैन बी रिमूव्ड। जैसे अदर प्रोसेसेस में वो प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं बट उन्हें उसमें से निकालती नहीं है, बट फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन लिविंग और डेड माइक्रोऑर्गेनिज्म दोनों को रिमूव करने में हेल्प करता है। दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ डिसएडवांटेज, ओनली लिक्विड्स और गैसेस कैन बी स्टरलाइज्ड बाय दिस प्रोसेस। हम सॉलिड्स को स्टरलाइज नहीं कर सकते, दिस इज वन लिमिटेशन। सेकेंड इज, जो फिल्टर हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेम्ब्रेन फिल्टर, दिस सिंटेड ग्लास फिल्टर, दिस HEPA filter, these are expensive, very costly, and breakage of glass filters, rupture of membrane filter, yes, अगर उनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, ग्लास फिल्टर ब्रेक हो गया या मेम्ब्रेन फिल्टर में थोड़ी सी रप्चरिंग हो गई, तो उस वजह से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिल्टर को पास कर जाएंगे और हमारे प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर देंगे।
So that is one more drawback. एंड क्लॉगिंग में अकर बार बार फिल्टर को यूज़ करने से क्या रहता है, जो उनके पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसे नेक्स्ट टाइम यूज़ करते हैं वो उतना एफिशिएंट नहीं रहता ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द पोर्स ऑफ द filter. So these are the few disadvantages of the filtration sterilization. This is all about this method. I hope you understand it well. Now it's time for one interesting, amazing fact that did you know your stomach acids are so strong that they can dissolve razor blades also? Surprising, na? But this is true. So that's all about this video. If you like this video, please share and don't forget to subscribe my channel. Thank you.